तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि डीबीएमएस के अंदर ईआर डायग्राम किस तरीके से ईआर में से टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर टेबल में कन्वर्ट करने के साथ उसको कैसे मेंटेन किया जाए, मतलब नॉर्मलाइजेशन उसको किस किस फॉलो के रूप में रूल्स के आधार पे उसे टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड हमारी है, एट्रीब्यूट है, एंटिटी, उसको रखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले। अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको की, एट्रीब्यूट, ठीक है, फिर उसके फील्ड, फिर कॉलम और रो, तो इन सब के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वहीं से स्टार्ट करने के बाद हम अपने जो ईआर डायग्राम था उसकी जो एंटिटी उसको टेबल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ उसको किस रूल्स के साथ उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, रूल्स के साथ उसको टेबल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 टॉपिक है कि क्रिएट ईआर डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिर जो डायग्राम हमने बनाया उसे टेबल के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर जो टेबल हमारा बना है तो उसके अंदर कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए गए होंगे। ठीक है, तो वो सारे रूल्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे और यूज़ भी करेंगे भाई किस तरीके से कौन सा रूल्स टेबल बनाने के साथ वो यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले हम क्रिएट ईआर डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग नोटेशन एंड दिस नोटेशन कैन बी रिड्यूस टू कलेक्शन ऑफ टेबल। मतलब पहले हम जब भी किसी भी तरीके का टेबल्स बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके का हमें टेबल डेटाबेस बनाना होता है तो पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, मतलब उसको जो भी हमने लिखा है उसकी एक नोटेशन बनाते हैं, मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में सारा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, उसके अंदर से मुझे किस किस तरीके की फील्ड चाहिए, फिर उस फील्ड के अंदर अगर मुझे मेरे पास डुप्लीकेट डेटा आ रहा है तो मैं उस तरीके डेटा को कैसे रिडन करूँगा, मतलब निकालूंगा, रिड्यूस करूँगा, फिर जो भी हमारा डेटा बनेगा उसे टेबल बनाएंगे उससे। ठीक है, तो जो भी टेबल बना रहे उसके तभी हमें पता चलेगा कि एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ किस तरीके से है। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्कूल डायग्राम हम ईआर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो उसको किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, कौन सी एट्रीब्यूट है, तो वो सारी इसके अंदर दिखाई गई है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, जो भी आपके रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया हुआ है वो आपकी क्या होगी, वन टाइप ऑफ एंटिटी। तो इसके अंदर 4 एंटिटी टोटल दी हुई है। तो पहली तो है स्टूडेंट, फिर दूसरी है कोर्स, तीसरी है हमारे पास लेक्चर, चौथी है हमारे पास सब्जेक्ट। तो 4 एंटिटी इस टेबल के अंदर हमें, मतलब इस ईआर डायग्राम के अंदर दी गई है। ठीक है, अब देखो हर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमने एंटिटी दी है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट है। कौन कौन से एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी हॉबी है, तो हॉबी को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टी वैल्यू दी है। मल्टी वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मल्टी वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, तो हॉबी के अंदर अब बहुत सारी हॉबी आपकी ऐड करवा सकते हो, मतलब एक के साथ बहुत सारी वैल्यू है, तो ये मल्टी वैल्यू होगी। फिर एज है, तो एज किसके आधार पर डिसाइड होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, मतलब ये क्या होगी आपकी एक अलग से कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की मतलब किसके, दूसरी फील्ड के आधार पे आप इस एज फाइंड आउट करवा सकते हो, मतलब एज आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेट करके आ जाएगी किसके आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे। ठीक है, फिर स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी क्या होगी आपके पास, प्राइमरी, क्योंकि उसके अंडरलाइन की हुई है तो ये आपकी वन टाइप ऑफ प्राइमरी की होगी, जिसके अंदर स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर आप कभी भी उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं डाल सकते। ठीक है, फिर स्टूडेंट का नाम यूनियन, ये तो सेम ही रहेगा, ये एट्रीब्यूट हो गया वन टाइप ऑफ। फिर उसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस को यहाँ पे क्या किया कहा जाता है, कंपोजिट की कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी की यहाँ पे दी हुई है, पिन है, स्टेट है, सिटी है, स्ट्रीट है, डोर है। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कोर्स आईडी, तो स्टूडेंट के ये सारे एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स आईडी। ठीक है, तो ये सारे क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट के बारे में भी बता दिया मैंने आपको, और उसकी जो कौन सी की आप यूज कर रहे हो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये एक एंटिटी थी। फिर उसके बाद क्या था, थी मैनी टू मैनी, मतलब यहाँ पे एम लिखा हुआ है, बीच में अटेंड है और एन है, तो कोर्स और स्टूडेंट किस रिलेशन से यहाँ पे बने हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अटेंड्स नाम के रिलेशन से स्टूडेंट और कोर्स यहाँ पे ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि किसी स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, या फिर
अटेंड किया हुआ है, या फिर किसी कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड उसके अंदर है, कोर्स किसी कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब कोर्स नाम की एंटिटी के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा होगा, सिर्फ कोर्स का नाम होगा और उसकी एक यूनिक आईडी मतलब प्राइमरी की होगी, उसके अंदर और कुछ नहीं है, उसकी ड्यूरेशन फीस और कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही फील्ड के साथ एट्रीब्यूट के साथ उसको वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये स्टूडेंट है, ये कोर्स एंटिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन अटेंडेंस बना है, जो स्टूडेंट जिस फील्ड के अंदर होगा वो कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट ने ये कोर्स अटेंड किया हुआ है, तो क्या होगा, जब भी वो अटेंड करेगा तब उसकी आईडी, जो कोर्स की आईडी होगी उसके टेबल के अंदर हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी। मतलब ये क्या हो गया कि कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या है, फॉरेन की है। तो कोर्स आईडी आपकी क्या हो गई, वन टाइप ऑफ एक फॉरेन की, कहाँ पे, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, और यहाँ पे कोर्स के अंदर वो प्राइमरी की है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, कोर्स और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में मैनी वन टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, मतलब एक कोर्स के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, पर बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर कोई एक ही कोर्स होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वन टू मैनी रिलेशन इसका बनता है। ठीक है, तो कोर्स की जो आईडी है, ठीक है, तो कोर्स की आईडी मुझे सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी करवानी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लेक्चर आईडी, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। तो लेक्चर आईडी है आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, वन टाइप ऑफ एक फॉरेन की होगी, कहाँ से आ रही है, लेक्चर वाले टेबल के अंदर से। और सब्जेक्ट आईडी वो आपकी प्राइमरी की हो गई, और सब्जेक्ट नेम तो वन टाइप ऑफ एक एट्रीब्यूट बन ही गया है। ठीक है, फिर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, टीच करवा रहे हो, उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसके अंदर एक ही लेक्चर होगा, एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर। ठीक है, एक सब्जेक्ट का बहुत सारे लेक्चर एक साथ नहीं हो सकते, तो वन टाइम वन टू वन रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सब्जेक्ट टीचिस लेक्चर, मतलब उसके अंदर क्या हो गया कि बहुत सारे लेक्चर अटेंड हो गए, पर उसके अंदर कोई एक टाइम पर तो एक ही लेक्चर अटेंड करने वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर भी फील्ड यहाँ पे दी हुई है कि लेक्चर आईडी है वो प्राइमरी की है, लेक्चर नेम एट्रीब्यूट है, और कोर्स आईडी है वो क्या होगी, वन टाइप ऑफ आपकी फॉरेन की होगी। कहाँ से आ रही है, कोर्स में से आ रही है ना, तो कोर्स के अंदर लेक्चर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मैनी टू मैनी रिलेशन बन रहा है, फिर भी एक कोर्स के अंदर बहुत सारे लेक्चर आपने ले लिए तो मैनी, पर बहुत सारे लेक्चर किसी बहुत सारे अलग अलग कोर्स के अंदर भी अटेंड होते हैं। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है कोर्स और लेक्चर का। ठीक है, तो ये सारी फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब कनेक्टेड है तो सही, अब मुझे क्या बनाना है, इसका एक स्ट्रक्चर देखना है भाई, इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, इसको टेबल में कन्वर्ट करना हो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भाई, कन्वर्ट ई आर इंटू टेबल। There are some points for converting the ER diagram to टेबल, मतलब ER डायग्राम से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सम पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, थोड़े पॉइंट दिए हुए, जिसकी मदद से आप उसको क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे एक्सप्लेन किया मैंने, तो स्टूडेंट है, कोर्स है, लेक्चर है और सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चार एंटिटी यहाँ पे दी गई है, चार एंटिटी मतलब आपके पास टोटल चार टेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो भी आप एंटिटी बना रहे हो वो आपका वन टाइप ऑफ क्या बनेगा, एज अ टेबल, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा उसका डिस्क्राइब किया था। ठीक है, फिर उसके बाद है कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, वो सिंगल वैल्यू है, मतलब एक ही वैल्यू जो हमारी फील्ड बन रही है उसके अंदर कौन सी कॉलम वो है। इन द स्टूडेंट एंटिटी, तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर हम कौन कौन सी फील्ड ले रहे हैं वो देखो यहाँ पे दिखा रहा है। इन स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी फॉर्म द कॉलम ऑफ स्टूडेंट, मतलब टेबल के अंदर दो कॉलम है, एक तो स्टूडेंट नेम है और दूसरी क्या है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी। तो दोनों के बेस पे हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, उसकी सिंगल वैल्यू, मतलब इसके अंदर कभी भी इसकी दो वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। नाम है तो एक ही होगा, स्टूडेंट आईडी है तो उसकी आईडी एक ही होने वाली, एक से ज्यादा उसके अंदर आईडी नहीं आने वाली। स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो उसके अंदर एक ही नाम आने वाला, एक से ज्यादा कभी भी नाम आएगा नहीं। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे कि सिमिलरली कोर्स नेम एंड कोर्स आईडी फॉर्म द कॉलम ऑफ कोर्स टेबल एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये कोर्स वाले टेबल के अंदर भी सेम चीज है, कोर्स नेम और कोर्स आईडी। यहाँ पे दी हुई है आपको कोर्स, ये आपकी एंटिटी है, ये आपका टेबल है, उसके अंदर दो फील्ड है एट्रीब्यूट, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। ठीक है,
तो यहाँ पर भी कोर्स आईडी कभी भी एक कोर्स के अंदर दो कोर्स की आईडी नहीं हो सकती। सेम इज इट इज, एक कोर्स के अंदर एक ही कोर्स का नाम होगा, दूसरे कोर्स का नाम यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अ की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंट बाय द प्राइमरी की, मतलब जो भी आपकी एंटिटी है उसके अंदर ऑलवेज एक प्राइमरी की तो रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, वन टाइप ऑफ आपकी जो भी एंटिटी है उसकी प्राइमरी की होगी इन अ गिवन ईआर डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एंटिटी है, तो चारों चार टेबल के अंदर एक प्राइमरी की रहने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी है, जो भी अंडरलाइन से हमने नोटेशन किया हुआ है, ठीक है। फिर कोर्स वाले टेबल के अंदर पर वापिस यहाँ पे कोर्स आईडी है, वो भी प्राइमरी है। दूसरी प्राइमरी की एक टेबल के अंदर दो नहीं हो सकती, एक ही होगी, हर एक टेबल के अंदर ऑलवेज वन। सब्जेक्ट के अंदर भी यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है, लेक्चर के अंदर भी लेक्चर आईडी। तो ये हमारी की एट्रीब्यूट हो गई हर एक एंटिटी की, हर एक टेबल की। फिर उसके बाद है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय द सेपरेट टेबल, ठीक है। जो भी आपका आप मल्टी वैल्यू डेटा आ रहा है उसको आप अलग से कोई नए टेबल में स्टोर करवाओगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन स्टूडेंट टेबल, तो हम एग्जांपल के साथ उसको देखते हैं भी। स्टूडेंट टेबल है, हॉबी इज अ मल्टी वैल्यूड, मतलब उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। तो हॉबी होगी, कोई एक हॉबी तो होने वाली नहीं है उसकी, बहुत सारी हॉबी होने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करवाऊंगा कि स्टूडेंट आईडी के साथ उसको नए टेबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल भी वहां पे बनाना पड़ेगा। फिर क्या है कि सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अ मल्टी वैल्यू इन अ सिंगल कॉलम, मतलब सिंगल कॉलम के अंदर मल्टी वैल्यू आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब नहीं डाल सकते। तो एक दिक्कत हो जाएगी वहां पे, फिर पता कैसे चलेगा कि उस स्टूडेंट की कितनी हॉबीज है, ठीक है। तो उसके लिए जो मल्टी वैल्यू है उसके लिए अलग से कोई नया टेबल हम बनाते हैं। फिर जब आप स्टूडेंट की हॉबी बनाते हो तो उसके लिए हम टेबल का नाम बनाएंगे स्टूडेंट हॉबी, और उसके अंदर कॉलम आईडी डालेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी और हॉबी, कितनी भी उसकी हॉबी होगी वो वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पे क्या हो जाए कि वी कैन क्रिएट अ कंपोजिट की, मतलब हॉबी के आधार पर भी हम उसकी एक की बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय कंपोनेंट्स, मतलब ईआर डायग्राम के अंदर हमारे पास जो जितने भी सब डेटा है वो एक कंपोजिट की के आधार पे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हमारा एड्रेस है, तो एड्रेस के अंदर भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की एक एंटिटी है तो सही, पर उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। उसका डोर्स है, स्ट्रीट नंबर है, सिटी है, स्टेट है, पिन है। तो ये क्या हो गई कि इस एड्रेस की बहुत सारी अलग से फील्ड है। तो जो एड्रेस बनता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ पे कंपोजिट की कहा जाता है। मतलब बहुत सारी अलग से फील्ड जो होती है वो ज्वाइन होके कोई एक फील्ड बनती है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर यही पढ़ा था हमने, बहुत सारी जो फील्ड होगी उसको कोई एक फील्ड एक एट्रीब्यूट बनेगा, और ये एट्रीब्यूट किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाता है, एड्रेस है वो आपका कंपोजिट की हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिराइव एट्रीब्यूट आर नॉट कंसिडर इन अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर जो दूसरे टेबल में से फील्ड आ रही है उसे हम किसी की के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते टेबल के अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एज दी हुई है, तो एज के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी मैं यहाँ पे एज उसकी कैलकुलेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज होगी यहाँ पे इसके अंदर। तो ये क्या थे, उसके रूल्स थे टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसके रूल्स है ईआर डायग्राम को टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब टेबल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेबल एग्जैक्टली इस तरीके से बनेगा, स्टूडेंट नाम की एंटिटी के अंदर उसकी फील्ड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोर, स्ट्रीट, स्टेट, सिटी, स्टेट, पिन एंड कोर्स आईडी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ले लिया हमने, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डोर, सिटी, स्ट्रीट, स्टेट, पिन, फिर कोर्स आईडी। हॉबी को हमने कहाँ पे डाला है, उसके नए टेबल के अंदर, और डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने ले लिया है तो उसकी एज डालने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और हॉबी कहाँ पे चला गई, हमारी नए टेबल के अंदर, तो डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो हॉबी कहाँ पे चला गया, नए टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो आ गया स्टूडेंट हॉबी, और उसको कहाँ पे कर दिया उसने, स्टूडेंट आईडी के साथ उसकी हॉबी भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो एक नया टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, किसके आधार पर, मल्टी वैल्यू है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि लेक्चरर, लेक्चरर के अंदर स्टूडेंट लेक्चर आईडी, लेक्चर नेम एंड कोर्स आईडी, जो हमने वहाँ पे फील्ड जितनी दिखाई थी वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम और लेक्चर आईडी। उसके बाद है कोर्स, तो कोर्स किसके साथ कनेक्टेड रहता है, लेक्चरर और स्टूडेंट के साथ। तो दोनों के साथ यहाँ पे देखो कनेक्शन दिखाया हुआ है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ठीक है।
तो ऐसे हम इस टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। इसके रूल्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए किस तरीके, 2-3 बार आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ईआर टेबल मेरे पास है, डायग्राम है, तो इसको मैं अच्छे से कैसे किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और कन्वर्ट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए उसके भी बहुत सारे रूल्स है। तो यहाँ पे हमने रूल्स फॉलो किया कि भाई एक ही फील्ड के अंदर, मतलब हॉबी के अंदर बहुत सारी हॉबी आप ऐड कर सकते हो, तो ये क्या हो जाती है, मल्टी वैल्यू हो जाती है। मल्टी वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सही से उस टेबल को यूज करने के लिए उसको अलग टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसके अंदर एक फील्ड के अंदर एक ही वैल्यू है, मतलब मल्टीपल वैल्यू उसके अंदर आनी नहीं चाहिए उसके लिए। तो ये टेबल बनाने का बहुत अच्छा तरीका था। ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो टेबल बनाने के बहुत सारे रूल्स है, उस रूल्स को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे एग्जैक्टली तो 6 है, पर हम यहाँ पे एग्जैक्ट समझेंगे उसको 4। 4 नॉर्मलाइजेशन जो इसके अलग अलग तरीके के हैं उसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस, मतलब डेटा को डेटाबेस के अंदर कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो जिस रखने की प्रोसेस होती है उसे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन सही से हो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो डुप्लीकेट डेटा आते हैं उसे मुझे यहाँ से निकालने होता है। मतलब यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या हो गया कि डुप्लीकेट डेटा आता है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा के अंदर जो डुप्लीकेट डेटा आता है उसे मुझे रिमूव करवाना पड़ता है, तो उससे मुझे मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो मैन्युअली रिमूव करने की प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा जाता है कि रिडंडेंसी बोला जाता है। मतलब इस तरीके से टेबल को मैनेज कर दो ताकि वो डेटा डुप्लीकेट आए ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है कि इंसर्शन एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीट एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ एक एरर्स। ठीक है, बग्स, उसे बग्स बोल सकते हैं। फिर जब भी आप टेबल बनाते हो तो टेबल के अंदर एक साथ मेरे पास 2 रिकॉर्ड, तो कौन से रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करके देगा वो, या फिर कौन से रिकॉर्ड को वापस इंसर्ट करेगा या डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, कॉन्फ्लिक्सिटी होगी भाई। एक ही क्लास के अंदर 2 नाम के स्टूडेंट है पर उसके सर ने मुझ कुछ नहीं है, तो मैं एक नाम से बुलाऊंगा तो दोनों खड़े होने वाले हैं, तो कौन सा मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एनोमलीज को मतलब बग्स को रिमूव करना पड़ता है। उस बग्स को रिमूव करने के लिए जो चीज़ यहाँ पे होती है उसे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि भाई एनोमलीज एग्जैक्टली होती कैसी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को आपको पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस टू अवॉइड, मतलब जो जितनी भी इसके अंदर प्रोसेस है डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा को डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जो भी इसके अंदर एनोमलीज थी, मतलब जो बग्स थे उसे रिमूव करना पड़ेगा, और जो सही से डेटा ऑर्गेनाइज होगा उसे नॉर्मलाइज बोल जाता है, नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई एनोमलीज बग्स क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से होती है। ठीक है, तो पहले तो एनोमलीज की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनोमलीज दैट अकर व्हेन अ डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। जब हमारा डेटाबेस सही तरीके से टेबल के अंदर नहीं होगा तब 4 तरीके की एनोमलीज हमें, 4 तरीके की बग दिख सकती है। पहली तो इंसर्शन, अपडेट और डिलीट। तो पहले एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज मैन्युफैक्चरर कंपनी स्टोर एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल को स्टोर करवाता है टेबल के अंदर। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय आईडी, जब हम उसकी एम्प्लॉय आईडी स्टोर करवाते हैं और एम्प्लॉय नेम स्टोर करवाते हैं तो किसी दो, और उसकी डिपार्टमेंट भी स्टोर करवाते हैं तो डिपार्टमेंट नाम सेम है। ठीक है, तो जब भी हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर किस सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर कितने एम्प्लॉय है वो मुझे दिखाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर मैनेजर तो एक ही होने वाला है जब भी मैं डेटा डालूंगा तब। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि किस तरीके से उसे आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इसका मैंने वापस एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एनोमलीज यहाँ पे 4 तरीके की होती है। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है कि सपोज मैन्युफैक्चर कंपनी स्टोर द एम्प्लॉय डिटेल, मतलब एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे मैंने आपको नीचे टेबल के अंदर दिखाई हुई इस तरीके से स्टोर करेगा वो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। और यहाँ पे उसका डेटा भी है 101 101। तो यहाँ पे देखो 2 सेम डेटा आ रहा है आपके पास, 101 रिक
1013 दोनों का नेम भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, पर वो दो डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे दिखा है कि एम्प्लॉय आईडी फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि रिक नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लेन नाम का जो व्यक्ति है वो चेन्नई में है, और उसके डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे किस तरीके की एनोमलीज आ सकती है अपडेट के टाइम, इंसर्ट के टाइम और डिलीट के टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। तो अबोव टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया वो हमारा नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, किस तरीके से नॉर्मलाइज नहीं है, तो यहाँ पे देखो अपडेट एनोमलीज हम देखते हैं कि इन द अबोव टेबल वी हैव टू रो फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे रिक नाम के एम्प्लॉय के यहाँ पे दो रो है। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट D001 एंड D002। ठीक है, अब देखते हैं, इफ यू वांट टू अपडेट द एड्रेस ऑफ रिक, मुझे रिक नाम के व्यक्ति का उसका एड्रेस चेंज करना है। तो जब भी मैं अपडेट कराऊंगा तो किस में वो चेंज करेगा, ये पहले वाले डिपार्टमेंट के अंदर या सेकंड रो के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर या सेकंड रो के अंदर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, वन टाइप ऑफ एक बग होगी ना। तो यहाँ पे उसको करेक्ट करने के लिए प्रोसीजर दिखाई गई, द करेक्ट एड्रेस गेट अपडेटेड इन वन डिपार्टमेंट बट नॉट अदर देन द एज पर डेटाबेस। डेटाबेस के आधार पे वो एक के अंदर डेटा एड्रेस चेंज कर देगा, पर दूसरे के अंदर एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वन टाइप और एक ही चेक की को चेंज करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट आपने 00D001 दिया है तो इसके अंदर चेंजेस करेगा, पर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस वो करने वाला नहीं है। तो ये क्या होगी, बग होगी अपडेट के टाइम पर। अब दूसरी देखते हैं कि इंसर्ट के टाइम पे कौन सी बग आ रही है हमारे पास। सपोज अ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, ठीक है, हु इज अंडर ट्रेनिंग एंड करंटली नॉट असाइन टू एनी डिपार्टमेंट, उसको किसी डिपार्टमेंट में असाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो वी वुड नॉट एबल टू इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल इफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड इज अलाउ नल। जब भी हम डिपार्टमेंट नए एम्प्लॉय डालते हैं पर उसका डिपार्टमेंट हम नहीं डाल रहे, तो हमें वहाँ पे क्या दे देगा, वो वन टाइप ऑफ एक बग दे देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो किसी डिपार्टमेंट में अंदर ही डालने वाले हैं, कहीं पर वो बाहर तो रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लैंक नहीं हो जाए, तो ये इंसर्ट की एनोमलीज होगी। फिर ये डिलीट, सपोज एट द पॉइंट टाइम कंपनी क्लोज, जब कंपनी क्लोज हो रही है, डिपार्टमेंट उसका क्या है, D890, देन डिलीटिंग द रो that have employee department as a D890 डिपार्टमेंट D890 के आधार पे हम जब भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो व्यक्ति है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैगी नाम की जो एम्प्लॉय है उसका जितना भी डेटा हमारे पास है वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब रिमूव नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाना चाहिए, हमारे पास जो इस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, मतलब डिपार्टमेंट तो होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता भी चलना चाहिए कि 2-3 साल के बाद भाई हमारे पास ये डिपार्टमेंट था। तो अगर मैंने यहाँ पे डिलीट ही कर दिया है तो मुझे आगे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर रहती है, मतलब डिलीट के अंदर इस तरीके की एनोमली जाती है, अपडेट के अंदर और इंसर्ट के अंदर। ठीक है, अब उसको सही किस तरीके से किया जाता है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन के टाइप के आधार पे। तो पहला हमारे पास 4 तरीके के हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन हमारे पास है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसका हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एज पर अ रूल ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल के आधार पे एन एट्रीब्यूट ऑफ कॉलम, देखो एट्रीब्यूट मतलब ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी हमारी कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर डुप्लीकेट मतलब मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू, मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू कभी भी होल्ड नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे एक नंबर है, वो दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, तो ये मल्टी वैल्यू हो गई ना। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे हमें A104 के अंदर भी
डुप्लीकेट मतलब मल्टीपल वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि जब भी हम फॉर्म बनाते तो उसके अंदर ऑलवेज एटॉमिक वैल्यू रहनी चाहिए, मतलब एटॉमिक मतलब एक ही वैल्यू ही रहनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे सही से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है दिस टेबल इज नॉट इन वन एनएफ, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ये टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू, मतलब हर एक फील्ड के अंदर कोई एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अंदर 101 है, ठीक है, एक वैल्यू हो गई। उसके बाद एम्प्लॉय नेम के अंदर यहाँ पे हर्षल लिखा हो तो वो भी एक वैल्यू हो गई। एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर भी एक वैल्यू है और यहाँ पर भी एक, तो ये सही है। पर ये दूसरा टेबल के अंदर किसी रो के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू आ रही है तो पूरा टेबल ही क्या हो जाता है, नॉट नॉर्मल फॉर्म के फॉर्म में हो जाता है, मतलब ये हमारा फर्स्ट एनएफ नहीं है। तो हम इसको सही कैसे किस तरीके से कर सकते तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे मुझे सेम टू सेम एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये नंबर हर बार एम्प्लॉय मोबाइल नंबर है वो मुझे दूसरी फील्ड में चाहिए। तो ये हमारे इस टेबल के अंदर सिर्फ कितना रहेगा हमारे पास कि हमारे पास एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी रहेगा। हम एम्प्लॉय मोबाइल को कहाँ पे डाल देंगे, एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है, उस टेबल का नाम देंगे हम एम्प्लॉय मोबाइल, ठीक है, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर ऐसे हम नाम दे देंगे और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और हर एक एम्प्लॉय का नाम रहेगा, समथिंग एक जो दो इस नंबर का इस एम्प्लॉय के दो नंबर है तो मेरे पास एम्प्लॉय 102, फिर ये नंबर आ जाएगा, फिर दूसरी बार दो एंट्री पड़ेगी तो उसके अंदर 102 9900 ये नंबर आ जाएगा, मतलब दो बार इसकी हर एक के अंदर एक ही वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट एनएफ था वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनएफ हो गया। उसके बाद आ जाता है कि सेकंड एनएफ। तो सेकंड एनएफ के दो रूल्स हैं। अ टेबल इज सेड टू बी ए टू एनएफ इफ बोथ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। वो क्या कहता है कि नीचे की दोनों कंडीशन सही हो रही है तो हमारा वो टू एनएफ फॉर्म होगा। तो टेबल इज इन फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए हर एक फील्ड के अंदर। और दूसरी कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अ प्राइम प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। मतलब तो क्या कहता है कि जो भी प्राइम नंबर है हमारे पास है, ठीक है, तो यूनिक होना चाहिए हर एक फील्ड के अंदर, डुप्लीकेट वो डेटा आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके पार्ट्स यहाँ पे आपको दिए हुए पे किस तरीके से आप उसको देख सकते हो इसके अंदर किस तरीके की एरर आ सकती है। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है स्कूल का। ठीक है, सपोज स्कूल वांट्स टू स्टोर डेटा ऑफ अ टीचर एंड सब्जेक्ट। अगर स्कूल है वो टीचर का और सब्जेक्ट का डेटा स्टोर करवाना चाहता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेबल बनाया है। ठीक है, द क्रिएट दे क्रिएट अ टेबल डेट लुक्स लाइक दिस, मतलब इस तरीके से वो दिख रहा है कि टीचर आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे टीचर की एज है। तो कोई एक टीचर है वो एक साथ दो सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी आईडी यहाँ पे है तो सही, पर उसके सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे वो जो टीचर की एज है वो बार बार दिखाने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार दिखनी पड़ी है ना मुझे। तो सिंस अ टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट द टेबल हैव अ मल्टीपल रो ऑफ सेम टीचर, मतलब एक ही टीचर की यहाँ पे दो रो बन रही है। ठीक है, टीचर तो एक ही होना है, समथिंग एक टीचर 5 सब्जेक्ट ले रहा हो, 5 सब्जेक्ट ले रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 रो आ जाएगी ना। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट की बन रही है कौन सी, तो बस टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट के आधार पे, टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट के आधार पे क्या बन रहा है यहाँ पे आपके पास एक कैंडिडेट की, मतलब इन दोनों को मिला के आप एक की बना सकते हो। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है यहाँ पे, टीचर है, जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आता है उसे यहाँ पे नॉन प्राइम वैल्यू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एज तो किसी की भी सेम हो सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके अंदर जो एरर आ रही है वो यहाँ पे दिखा है, तो टेबल इज इन फर्स्ट एनएफ। ये टेबल है, यहाँ पे सब कुछ क्या आ रहा है कि एक के अंदर किसी एक फील्ड के अंदर दो वैल्यू तो नहीं है, मतलब फर्स्ट एनएफ के फॉर्म में तो है ही। ठीक है, बिकॉज ईच एट्रीब्यूट हैज एटॉमिक वैल्यू एंड इट इज नॉट टू एनएफ। ये टू एनएफ नहीं है बिकॉज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर आईडी, मतलब टीचर की आईडी के आधार पे उसकी एज बार बार यहाँ पे
दिखा रही है, मतलब वो एक ही बार होनी चाहिए, उसका एक सेट बना दो। अगर दूसरी बार वो आ रही है तो ये आपका 2NF फॉर्म टेबल का फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्स्ट NF है पर 2NF नहीं है। ठीक है, दिस वायोलेट द रूल ऑफ 2NF। ये रूल हमने जो बनाया है, ठीक है, ये हमारा टेबल का रूल्स ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ भी लिखा है नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल। मतलब कैंडिडेट की है वो आपकी किसी नॉन प्राइम के साथ एट्रीब्यूट के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। मतलब ये आपकी दोनों क्या होगी यहाँ पे, सब्जेक्ट और टीचर आईडी आपकी कैंडिडेट की होगी, तो इस टीचर एज के साथ वो अटैच नहीं होनी चाहिए। तो उसको सॉल्यूशन के लिए उन लोगों ने दो टेबल बना दिए। एक तो टीचर डिटेल नाम का टेबल बना है, उसके अंदर क्या बना है, टीचर, टीचर की एज, टीचर आईडी और टीचर की एज बना दी। मतलब वो सिंगल हो गया, डुप्लीकेट तो नहीं आ रहा, हर एक टीचर की अलग अलग एज होगी तो वो क्या हो जाएगी, एक ही बार मुझे लिखनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट के अंदर नया टेबल बनाया, उसके अंदर क्या हो गया कि टीचर आईडी तो यूनिक थी, फिर उसके सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग कर दिए। और अगर आप यहाँ पे कभी भी टीचर आईडी फाइंड करोगे तो आपको दो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी, मैथ्स और फिजिक्स। उसकी एज नहीं दो बार आपको दे रहा है। मतलब टेबल को फेच करवाने के लिए आपका क्या हो गया कि बहुत ही ईजी मेथड हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2NF भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद थर्ड 3NF और बॉयज कोड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। हम कल के लेक्चर के अंदर हम थर्ड 3NF और बॉयज कोड और उसके बाद हमारी जो एसिड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके आधार पे हम टेबल बनाया तो है, फिर टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो उसके चार अलग अलग टाइप्स है और उसके एक मेथड से उसकी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ही होना चाहिए उसका जितना भी डेटा है वो। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बाकी के जितने भी रहेंगे वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ताकि हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ER डायग्राम में से टेबल किस तरह से बनाते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस तरीके से बनाया, क्रिएट ER डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे ER डायग्राम आपको बताया, उसकी फील्ड भी आपको समझाई। ठीक है, फिर कनेक्शन कैसे होता है वो भी समझाया। फिर यहाँ पे 5 तरीके के आधार पे उसके टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सारी फील्ड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। फिर टेबल हमने बनाया, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हमने नए टेबल के अंदर डाल दी। फिर उसके नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हटाने से हमारा नॉर्मल फॉर्म टेबल बनता है। ठीक है, तो जो एनोमलीज थी वो भी हमने यहाँ पे देख ली भी किस तरीके से वो आती है। ठीक है, उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है। ठीक है, फिर रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के NF है, नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो 2 हमने पढ़े यहाँ पे, बाकी के 2 है वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कल पढ़ने वाले हैं और उसके साथ नए टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज जितना भी आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको कल 3NF और बॉयज कोड नॉट फॉर्म में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स या एरर हो तो मैसेज या व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।